प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हम सभी साथी शिक्षक लगातार आप लोगों के संपर्क में हैं और अपने अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लगातार जो है चैप्टर्स को आप लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल मगध साम्राज्य के बाद में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश सामने उभर कर आया वो है गुप्त काल। गुप्त काल का परिचय आज हम देते हैं आपको कि गुप्त वंश मौर्य वंश के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली प्राचीन राजवंश माना जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान राजाओं को इसका श्रेय दिया जाता है। आपको जानकारी होगी कि समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं, ये दोनों ही शासक गुप्त वंश के बहुत ही प्रतापी शासक रहे। और जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न भी थे। ये सभी शासक ने अपने 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 वंश को बढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया। आइए चलते हैं आगे और भी जानकारी लेते हैं। गुप्त साम्राज्य अपने शीर्ष स्तर पर था, परंतु इनके प्रारंभिक इतिहास पर भारतीय इतिहासकार एक मत नहीं है और प्रत्येक इतिहासकार एक दूसरे पर प्रश्न खड़े करता है, जो कि गुप्त वंश के इतिहास पर एक कलंक के समान है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये इनके गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जो इतिहासकार हैं उनका एक मत नहीं है, वो अपने अपने अनुसार ही उसका व्याख्या करते हैं। आइए देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उन्होंने गुप्त वंश के बारे में क्या बताया, क्या चर्चा की है। भारतीय इतिहासकारों के मत। डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार गुप्त राजा वैश्य थे। डॉक्टर जायसवाल और कौमुदी महोत्सव ग्रंथ के अनुसार गुप्त राजा शूद्र थे। डॉक्टर राखलदास बनर्जी और आर्य मंजूश्री मूल कल्प ग्रंथ के अनुसार गुप्त राजा क्षत्रिय थे। राजा चौधरी के अनुसार गुप्त राजा ब्राह्मण थे। ये इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। हम केवल एक जानकारी के रूप में इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ चैप्टर के अकॉर्डिंग एक बिंदु सामने आया, इसलिए हमने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और किस तरह से गुप्त वंश का शुरुआत हुई उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रारंभिक गुप्त राजा कुषाण राजाओं के अधीन अपना शासन प्रयाग और कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के आसपास करते थे। परंतु कुषाण राजाओं के पतन होने पर गुप्त राजाओं ने स्वयं स्वतंत्र घोषित कर दिया था। कहने का तात्पर्य यही है कि जो गुप्त राजा थे पहले कुषाण राजाओं के अधीन उन्होंने काम किया, और जब कुषाण राजाओं का पतन हुआ तो गुप्त राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र, जो वर्तमान पटना बिहार में है, उसको बनाया। गुप्त राजाओं की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत और संस्कृत थी, और इन्होंने गुप्त राजाओं ने सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी धर्मों को इन्होंने माना, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म यानी आपका हिंदू धर्म, ये सभी धर्म उसके अंतर्गत आते हैं। गुप्त राजाओं ने 240 से 550 ईस्वी तक भारत के मध्य भाग पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। इन्होंने काफ़ी भारत का जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और इन्होंने काफ़ी बड़े स्तर पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनके समय में गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके काल में काफ़ी जो है व्यक्ति जो था सुख समृद्ध था और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, धन धान्य से परिपूर्ण था, लोगों में खुशहाली थी, और विभिन्न तरह से, चाहे हम बात करें स्थापत्य कला की बात करें, चाहे हम अन्य संगीत कला की बात करें, उस समय सभी जो है तरह से इसका विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत। अब गुप्त वंश के इतिहास को हम कैसे जानें, इसके कुछ स्रोत हैं। साहित्यिक साक्ष्य, शिलालेख और साक्ष्य और विदेशी यात्राओं के विवरण का सहारा लिया जाता है। अब साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं? साहित्यिक स्रोत में है वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं और मुद्रा राक्षस, ये हैं इसके साहित्यिक स्रोत।
बौद्ध ग्रंथ। अब बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ थे आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसुबंधु चरित। ये बौद्ध ग्रंथ हैं। इसमें भी जो है गुप्त काल के बारे में काफ़ी विस्तृत तौर पर दिया गया है। कुछ विदेशी यात्री भारत में आए, जिसमें फाहियान, ह्वेनसांग और अल बनूरी, ये सभी जो है विदेशी यात्री जो भारत में आए, इन्होंने भी अपने अपने विदेशी मतलब अपनी यात्रा विवरण में, यात्रा वृत्तांत में गुप्त काल के बारे में, गुप्त शासकों के बारे में चर्चा की। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकार के अनुसार ये वैश्य थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखिए, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अब श्रीगुप्त और उसके बाद किस तरह से शासक रहे, उनकी हम एक संक्षिप्त जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 240 ईस्वी से गुप्त वंश की स्थापना की और 240 से 280 तक शासन किया। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। अगला शासक था घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। हालांकि घटोत्कच के बारे में बताएं तो इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किए या कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी, लेकिन चूंकि हमारे कार्यकाल में इन सबको दिया हुआ है, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। अगला है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की। तो आप याद रखिए कि गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक हुआ है समुद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित काफी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः अपने आप को लक्ष्मी दौहित्र कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थीं। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को भी पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में कईयों बार आया है, इसलिए आप लोग कृपया इस पर ध्यान दें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, है ना। इसको आप नोट कर लें। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, उन्होंने उसमें भी इसकी चर्चा की है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो वो की है हरिश्चंद्र ने। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान लिया गया है, क्योंकि उस समय की जो सिक्के चल रहे थे, उन सिक्कों पर उनको वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है ना। ये मैं आपको इसके चित्र भी दिखा रहा हूँ। देखिए समुद्रगुप्त जो है, इसमें ये आपको ये सिक्के हैं, उस समय के सिक्के आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले सिक्के में जो है एक राजा दिखाई दे रहे हैं जो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये माना जाता है कि उस समय के राजाओं की संगीत कार्य में भी, संगीत कला में भी, संगीत के क्षेत्र में भी उनकी रुचि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही अगला शासक रहा है समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु एक अयोग्य शासक था। मतलब उसने कोई बहुत ज़्यादा विशेष काम नहीं किए, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद जो गुप्त वंश का शासक बना वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों को पराजित किया। शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो है विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, है ना। ये प्रश्न भी आ जाता है कि शकों को किसने हराया, तो शकों को हराया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इन्हीं को ही चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं। यह गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। इसको भी आप लोग याद रखें कि चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि उसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, उसने जो है जब उसने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसके बाद उसने दिल्ली में जो मेहरौली जगह पड़ती है वहाँ पर अपने लौह स्तंभ को लगवाया था। उसी से ही ये स्पष्ट होता है, जानकारी मिलती है कि उन्होंने जो शकों पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था।
ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी आता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया, है ना। गुप्त काल के नवरत्न। अब मैंने बताया था चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में जो है नवरत्न थे। अब वो नवरत्न कौन कौन से थे उनकी हम चर्चा कर देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। पहला नाम है धन्वंतरी, ये किसके थे? आयुर्वेद के ज्ञानी थे। छपड़क विद्वान नीतिज्ञ से परिपूर्ण थे। शंकु शंकु जिनका नाम था ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे, ज्योतिष का ज्ञान था, ज्योतिषाचार्य थे। बेताल भट्ट तांत्रिक विद्या के ज्ञानी यानी तांत्रिक थे वो। घट खरपक यानी कवि थे ये। बररुचि व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। बरामिहिर खगोल वैज्ञानिक थे। और कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। ये 9 जो विद्वान थे ये किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, जिनको हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने शकों को हराया था। शकों को हराने के बाद ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसी वजह से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शासक हुआ है कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम बना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखिए सामने हम आपको पिक्चर भी दिखा रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय है, बहुत ही ये जो है उस समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए। एरण अभिलेख में हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरण अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। प्रश्न भी आ जाता है कि सती प्रथा का साक्ष्य हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का साक्ष्य हमें किस में मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से जो अंतिम शासक रहा है वो कौन है? विष्णुगुप्त। शुरुआत किससे हुई? श्रीगुप्त से, है ना। तो मैंने आपको मुख्य बिंदुओं पे इसके बारे में बता दिया है। गुप्त काल के कुछ साहित्य थे, एग्जाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्या है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षीयम, मालविगाग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये सब क्या है? ये कालिदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। इसके अलावा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। इसमें मुद्रा राक्षस ये क्या एग्जाम में काफ़ी आया है कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा? वो लिखा है विशाख दत्त ने। मृच्छकटिकम किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। ये भी एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की। नाट्यशास्त्र ये भी एग्जाम में आ चुका है, भरत मुनि ने। कामसूत्र बादशायन। पंचतंत्र की रचना की विष्णु शर्मा ने। और नीतिसार की कामंदक ने। तो इस तरीके से ये 15 जो रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। चलिए आगे काल की स्थापत्य कला। गुप्त काल में बहुत ही उस समय के जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने अपने काल में बहुत ही अच्छे मंदिरों का निर्माण कराया। इसमें जो सामने आपको दिखाई दे रहा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। प्रश्न एग्जाम में भी ये प्रश्न काफ़ी बार आया है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा तिगवा का विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। एरण का विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ये प्रश्न काफी आ जाता है कभी कभी कि भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नागौद का शिव मंदिर ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। चलिए गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। मतलब गुप्त काल में जो समाज था उसको 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिला है? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस तरह से रोजगार किस तरह था, लोग किस तरह से अपना जो धनार्जन करते थे, किस तरह से धनोपार्जन करते थे, इसकी हम जानकारी लेते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, यानी उसमें ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित थे, यानी कृषि करके ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन था और भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि गुप्त काल में कितना भू राजस्व था? तो ये था आय का 1/6।
गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिला है। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, देश का सर्वोच्च राजा होता था और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव में थी, जो ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ये पूछा जाता है, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी जाता है कि गुप्त काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अब चलिए कुछ प्रश्न सामने हैं अभ्यास प्रश्न। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। चलिए अगला प्रश्न, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन पुकारा था? ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो मैंने बताया था आपको कि जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का क्या हुआ? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मौर्य काल को, राजपूत काल को, चोल काल को या गुप्त काल को? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताया था मैंने आपको, क्योंकि इस समय प्रजा धन से परिपूर्ण थी। दूसरा ये जो है सभी सुखी और समृद्ध थे और हर तरह से, चाहे हम बात करें धार्मिक रूप में, चाहे साहित्यिक रूप में और चाहे स्थापत्य के रूप में, सभी तरीके से ही जो है विकास हुआ। हिरण्य का संबंध किस शासक से है? हिरण्य का संबंध भानुगुप्त से है। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, बता चुके हैं हम, नालंदा है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हिरण्य का संबंध किस शासक से है? हिरण्य का संबंध भानुगुप्त से है। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था उसका नाम क्या है? ये चलिए दोबारा से हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो आपको बताया था मैंने कि शकों का उन्मूलन करने के बाद ही उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कि इनके दरबार में ही नवरत्न थे। कालिदास जो महाकवि थे वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही थे। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? बताइए, क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था, काकनी कहा जाता था, कारशापण कहा जाता था या दीनार कहा जाता था? तो अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा की थी कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि का है? बाणभट्ट का है, हरिश्चंद्र का है, चंद्रबरदाई का है या कालिदास का है? बताइए किसका है? तो ये कुमार संभव जो महाकाव्य है वो है कालिदास का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये थे, अभी हमने कुछ देर पहले भी चर्चा की थी कि नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चलिए अंतिम दो प्रश्न है। सेकंड आर्ट प्रश्न जो है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसके चार ऑप्शन सामने हैं। पहला है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, दूसरा शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, तीसरा हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका आंसर है कि उन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में उन्होंने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। और अंतिम प्रश्न है हमारे सेशन का कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई किसमें हुई थी? मौर्य काल में हुई, कुषाण काल में हुई, गुप्त काल में हुई या हर्षवर्धन के काल में हुई? तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि बाल विवाह और सती प्रथा, ये दोनों ही जो प्रथाएं हैं किस काल में शुरुआत हुई थी इसकी? गुप्त काल में। आज के सेशन में इतना ही। आशा है कि आपको आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्द ही मेरा जो है अगला वीडियो आपके समक्ष आएगा। और आप लोग लगातार जो है क्लासेस से जुड़े रहें, क्योंकि नवंबर या दिसंबर के आसपास आपको पता है कि आपकी राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की परीक्षाएँ होती हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार सेशन से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।